हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग पार्ट सेकंड डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट सेकंड किसका भाई? थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन में हमने अभी तक क्या देखा है भाई? अगर देखा, दो बेसिक चीजें देखा है हमने। कंजम्पशन के बारे में समझा है भाई, और एक तरीके से अगर कंजम्पशन फंक्शन के बारे में और सेविंग फंक्शन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? सेविंग फंक्शन। तो याद रखना है कि कंजम्पशन फंक्शन तो हमने डिस्कस करा ही हुआ था। क्या करा था भाई? कंजम्पशन फंक्शन जो था हमारा C इज इक्वल टू क्या था भाई? C इज इक्वल टू C ऑटोनोमस प्लस बी वाई, और यहाँ B का मतलब क्या था भाई? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सेम उसी तरीके से सेविंग फंक्शन जो हमने कल डिस्कस करा था, S इज इक्वल टू माइनस एस ऑटोनोमस प्लस 1 माइनस बी वाई, या फिर इसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं भाई? माइनस एस ऑटोनोमस प्लस यहाँ MPS। इसको ना कभी कभी ना एस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, कभी कभी एस भी अगर लिख देगा तो आप ये छोटा एस, बड़ा वाला नहीं। अगर बड़ा एस लिखा तो माइनस एस। ठीक है, यहाँ ऑटोनोमस मत डालना। ठीक है, ऑटोनोमस मत करना, कंफ्यूजन क्यों रहा है? ठीक है, इसको कंफ्यूजन मिटा ही देते हैं। देखो ये वाला ना, ऊपर वाला, ये ना रखोगे तब भी चलेगा, और रख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे देखो भाई। तो सेविंग फंक्शन कल मैंने बताया था कि अगर ये 0.0 जो है, ये सेविंग क्या होता है? नेगेटिव होता है भाई। अब शुरुआत में सेविंग नेगेटिव होता है, लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ता जाएगा, इनकम बढ़ता जाएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब सेविंग इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सेविंग इज इक्वल टू 0 इसका मतलब सेविंग मतलब स्टार्ट सेविंग। यहाँ पर क्या हो रहा है? स्टार्ट सेविंग। सेविंग स्टार्ट हो जाता है भाई, और सेविंग स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब वो पॉइंट कौन सा होगा? जब सेविंग इज इक्वल टू 0 होगा, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, जो कि हमें समझ कर चलना है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है अगर ये सेविंग फंक्शन के बारे में बोल देगा। अब आते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ इनकम ओवर द इंड्यूस्ड एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, कि इनकम के ऊपर जो है वो किस तरीके से इंपैक्ट पड़ता है। किसका? इंड्यूस और ऑटोनोमस। हमने अगर थोड़ा सा पहले बताया था, जब मैं पढ़ा रहा था कौन? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो मैंने क्या बताया था? सरकार जो इन्वेस्टमेंट करती है, उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस की इंड्यूस्ड? ऑटोनोमस। सरकार क्या करती है भाई? गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट करती है। क्या करती है? ऑटोनोमस। इंड्यूस्ड नहीं। सरकार क्या करती है? ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब क्या? इनकम चाहे बढ़े या घटे सरकार का, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है वो उसका कांस्टेंट रहता है कि नहीं? चाहे सरकारी कंपनी घाटे में जाए, मैंने एग्जांपल दिया था रेलवे का, कि रेलवे चाहे घाटे में जाए या फायदे में रहे, सरकार तो रेलवे चलाएगी चलाएगी, रेलगाड़ी चलाएगी चलाएगी। सेम उसी तरीके से इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अगर इनकम बढ़ेगा तो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है, और अगर इनकम कम होता है तो इन्वेस्टमेंट भी कम होता है, जो कि जनरली आपको प्राइवेट कंपनी के साथ देखने को मिलता है कि नहीं? यहाँ तक। अब अगर देखा जाए इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इट इज पॉजिटिवली रिलेटेड। इंड्यूस्ड का मतलब क्या है? पॉजिटिवली। मतलब क्या हो रहा है? इनकम बढ़ रहा है, मतलब इनकम और इन्वेस्टमेंट के बीच में कैसा रिलेशन है? सीधा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब इनकम और जो इन्वेस्टमेंट के बीच में पॉजिटिव रिलेशन रहता है। किसमें भाई? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में। मतलब रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम, एट अ हायर लेवल ऑफ नेशनल इनकम द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टेंड्स टू इंक्रीज। ठीक है, तो याद रखना, इंक्रीज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इंक्रीज द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड रेजेस द एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोड्यूसर। सो अकॉर्डिंग टू क्या होता है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, वो मतलब ज्यादा इनकम पर, इनकम बढ़ने पर वो अपनी इन्वेस्टमेंट भी क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि जो कंपनी रहते हैं वो सोचते हैं कि और भी मेरे को प्रॉफिट मिले। समझ रहे हो? यहाँ तक, यहाँ समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, जो ये वाला ईयर डायग्राम थोड़ा सा देखो, एक मिनट। देखो भाई क्या है यहाँ, क्या बोला गया? ये वाला लाइन देखना। ठीक है, ये वाला इधर हमारा क्या है भाई? इनकम है। इधर हमारा क्या है? इनकम है। और इधर आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, जो कि आई से डिनोटेड है, और इधर इनकम जो वाई से। अब जैसे जैसे मान लो इनकम, मान लो इन्वेस्टमेंट इतना था, मतलब इनकम इतना था तो इन्वेस्टमेंट इतना था, इसको हटा देते हैं। इन्वेस्टमेंट आई था, है कि नहीं? मतलब अगर मान लो किसी प्रोड्यूसर का इनकम 50,000 रुपया था, वाई 50,000 रुपया था, तो वो 30,000 रुपया जो है वो क्या कर रहा था?
इन्वेस्ट कर रहा था, है कि नहीं? लेकिन जैसे ही उसका इनकम बढ़ा, उसके वजह से उसका इन्वेस्टमेंट भी क्या हुआ, बढ़ गया। देख रहे हो, जैसे ही उसका इनकम y से y1 हुआ, उसका इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, i से i2। मतलब इसका अगर देखा जाए, जो इनकम हो गया मान लो 70,000, तो उसका इन्वेस्टमेंट भी अब 40,000 या 45,000 या 50,000 रुपया हो जाएगा। मतलब ये भी बढ़ गया जब ये बढ़ा, समझ में आया? जिसके वजह से इसका जो स्लोप है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अपवर्ड। देख रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट, इनकम इंक्रीज होने पर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है, जिसके वजह से इनकम एंड इन्वेस्टमेंट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन रहता है। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट रिलेशन। और डायरेक्ट रिलेशन का सिंपल सा मतलब है कि पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन। आई बात समझ में यहां तक? डन, हमें समझ में आ गया इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। आगे आते हैं भाई कि डिटर्मिनेशन ऑफ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं? तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है बार बार, द मेन डिटर्मिनेशन या डिटर्मिनेंट्स जिसकी वजह से इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या होता है, द प्रोस्पेक्टिव यील्ड फ्रॉम द कैपिटल दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अगर प्रोड्यूसर को किसी भी देश में ऐसा लग रहा है कि यार मेरा ना इतना पैसा जो निकलेगा, तो वो ज्यादा इन्वेस्ट करता है। उसको लगता है ना, मान लो कि एक भारत में इन्वेस्ट करेगा, भारत में कब इन्वेस्ट करेगा, जब उसको लगेगा कि मेरे को वहां से ज्यादा पैसा आ रहा है। पाकिस्तान, ईरान, इराक, बगदाद में वहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होता, प्राइवेट कंपनी क्यों नहीं करती? क्योंकि उनको लगता है कि वहां पर एक तरीके से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है और वहां से इनकम जनरेट नहीं कर सकते। दूसरा, द सप्लाई प्राइस ऑफ द कैपिटल, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर मान लो कि उनके प्रोडक्ट को ज्यादा प्राइस पर लोग खरीद रहे हैं, तो ज्यादा क्वांटिटी वो सप्लाई करेगा भाई, और ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट क्या करेगा, ज्यादा करेगा। हाँ या ना? सेम उसी तरीके से द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मान लो कि मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर जो लोन ले रहा है उस पर लोन जो है वो सस्ता है, चीपर है, इसका मतलब वो ज्यादा से ज्यादा जो इन्वेस्ट करने के लिए वो लोन लेगा, तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा? तो ये सब सारे में किस चीज का इन्वेस्टमेंट है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलिए आगे आ जाओ भाई। ऑटोनोमस। ऑटोनोमस में मैंने क्या बताया कि चाहे इनकम बढ़े या घटे, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जनरली कौन करता है भाई? अभी बताया मैंने, सरकार करती है, ठीक है, गवर्नमेंट करती है, या फिर एनजीओ वगैरह करती है। ठीक है, एनजीओ वगैरह खैर तो क्या ही करेगी, एनजीओ तो उसका तो जो भी जितना भी पैसा आता है वो ज्यादातर पैसा जो है वेलफेयर के लिए खर्चा करती है कि नहीं? अब यहाँ देखो, एन इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी और द लेवल ऑफ इनकम। ना तो उसको प्रॉफिट से कोई फर्क पड़ता है और ना ही इनकम से फर्क पड़ता है, चाहे इनकम कुछ भी हो। अगर इन्वेस्टमेंट जैसा पहले हो रहा था वैसा अभी भी होगा, देन वी कैन कॉल इट एज द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मतलब आई का मतलब क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ द इनकम। याद रखना, चाहे इनकम आपका चाहे 50,000 रुपया हो, चाहे आपका मान लो कि 1 लाख हो, तब भी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट मान लो कि 10,000 था, तो यहाँ भी आपका 10,000 ही होगा, मतलब जितना भी हो इन्वेस्टमेंट। आई बात समझ में? तो इनफैक्ट इट इज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द गवर्नमेंट विद अ व्यू टू प्रमोट अ लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी। और ये इन्वेस्टमेंट इसीलिए करती है ताकि मार्केट में एग्रीगेट डिमांड बढ़े और वेलफेयर जो है वो बनी रहे। ठीक है, वेलफेयर जो है वो बनी रहे, ताकि जो सरकार जो पॉलिसीज या कुछ भी काम कर रही है उसमें कोई भी कटौती ना हो। अपने आप में ही बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रखता है ये, और इकोनॉमी को डेवलप करने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है, डिमांड बढ़ाने में। और जितना ज्यादा डिमांड बढ़ेगा या डिमांड जिस लेवल पर बढ़ेगा उस लेवल पर इकोनॉमी की ग्रोथ भी देखने को मिलती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे आ जाओ, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ जो है कैपिटल, MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, MEC, ठीक है, एंड द इन्वेस्टमेंट। जितनी एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, क्षमता। तो देखो, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड द इन्वेस्टमेंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस एज द मार्जिनल जो है, बोलो, एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल फॉल्स। क्योंकि जितना कम मार्जिनल एफिशिएंसी होगा उतना ज्यादा वो इनकम कमा सकता है और उतना ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एक तो अभी हमने बात करा क्षमता बढ़ाने का, तो वहां भी MEC के बारे में बात करा था ना, तो वहां यही मतलब था उसका।
एक तो होता है सिर्फ एफिशिएंसी का बात करो, जो मैंने बोला कि उसमें लग रहा है कि उस देश में क्षमता जो है इनकम जनरेट करने का नहीं है, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट कम करेगा। लेकिन जब मार्जिनल एफिशिएंसी कैपिटल के बारे में बात हो, तो जितना कम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल रहेगा, उस बिजनेस को लगेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करूं, क्योंकि मेरा पैसा जो मेरा इनकम जो है वो बढ़ने का आसार ज्यादा है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है, इन दोनों का डायरेक्ट याद रखना है कि इनके बीच में कैसा रहता है, इनवर्स रिलेशन, मतलब दोनों के बीच में उल्टा संबंध रहता है। मतलब अगर या फिर इनवर्स ना बोल दे, ऑप्शन में बोल दे क्या इनका पॉजिटिव नेगेटिव या नन ऑफ दिस या दोनों होता है, तो क्या बोलोगे, नेगेटिव रिलेशन रहता है। ठीक है, अगर ये दोनों बढ़ रहा होता या दोनों घट रहा होता, देन वी कैन कॉल इट एज अ पॉजिटिव रिलेशन, या फिर हम लोग डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं। समझ में आया? चलिए आगे आते हैं भाई नेक्स्ट में, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड मल्टीप्लायर। अब वो वाला जो पार्ट है वो खत्म हो गया। अब जो है थोड़ा सा इसी चैप्टर का टॉपिक 2 या किसी किताब में, जो आप लोगों की किताब में चैप्टर नया नाम भी दे दिया है। ठीक है, बस टॉपिक से याद रखिएगा, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड मल्टीप्लायर। तो शॉर्ट रन में हमने क्या देखा था भाई, शॉर्ट रन में क्या देखा था, प्रोड्यूसर का, प्रोड्यूसर में ये देखा था कैपिटल और लेबर। उसमें क्या होता था, कैपिटल कांस्टेंट, लेबर बढ़ाया और घटाया जाता था अगर आउटपुट को हमें बढ़ाना है। सिंपल सी बात है, या घटाना है। आउटपुट को अगर बढ़ाना है तो लेबर को बढ़ा देते थे, अगर आउटपुट को घटाना है तो लेबर को कम कर देते थे। क्लियर था यहां तक हमारे पास? अब देखो, जॉन मेनियार्ड केनिस जो इकोनॉमिस्ट है या फादर ऑफ माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ को माना जाता है, लेकिन इनका भी बहुत बड़ा रोल था मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो लेकिन इनका ये कहना था, अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द लेवल ऑफ आउटपुट इज डिटरमाइंड एक्सक्लूसिवली बाय द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी इज टर्म्ड एज, कि अगर व्हाट डू मीन बाय अगर का मतलब यहाँ क्या बोला है, इफ द लेवल ऑफ आउटपुट, क्या बोला क्या, लेवल ऑफ आउटपुट, लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब उस देश में कितना सामान बन रहा है। ठीक है, अगर वो डिटरमाइन किया जा रहा है किसके द्वारा, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट से, जैसे कि यहां पर क्या है, लेबर। हाँ या ना, यही तो हमने बात करा कि यहाँ पैसों से नहीं तोला जा रहा है कि कितना आउटपुट बढ़ेगा घटेगा, किससे तोला जा रहा है, लेबर ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। समझ में आया? तो इन्होंने बोला कि शॉर्ट रन में अगर इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम समझना है या शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम प्राप्त करना है, तो हमेशा इकोनॉमी को एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट का रिलेशन डायरेक्ट होता है लेवल ऑफ आउटपुट से। अगर एम्प्लॉयमेंट का लेवल आपने बहुत शानदार करके रखा है, मतलब आपका लेवल ऑफ आउटपुट बहुत अच्छा है शॉर्ट रन में। ठीक है, याद रखना है। आगे आते हैं भाई नेक्स्ट में देखो, 2 अप्रोच है इक्विलिब्रियम का। ठीक है, देयर आर 2 अप्रोचेस, यहां से पक्के क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, तो इसको तो रट ही जाना, ज्यादा बेहतर होगा। देयर आर द 2 अप्रोचेस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड इनकम, कि 2 तरीके से कोई भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम स्थिति पर आता है या फिर बैलेंस स्थिति पर आता है। पहला कब, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाए। ठीक है, और दूसरा कब, जब सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो जाए। हाँ कि ना? कैसे, अगर कोई बोलेगा कि भाई 2 अप्रोच बताइए जिससे कोई भी इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम हो जाए शॉर्ट रन में, तो क्या बोलोगे, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर और सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट के बराबर। अब यहाँ दोनों का ग्राफ है। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई हमने पढ़ रखा है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द इक्विलिब्रियम आउटपुट इज डिटरमाइंड, कि इक्विलिब्रियम आउटपुट जो होता है वो कब डिटरमाइन किया जाता है, जब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो जाता है। ठीक है, यहां तक। इसका मतलब क्या है, ये डायग्राम देखो, इसका मतलब, या फिर छोड़ो पहले इसको देखो, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या था, C प्लस आई, एग्रीगेट सप्लाई का क्या था, C प्लस, हाँ कि ना? तो जब ये दोनों स्थिति में कंजम्पशन सेविंग ये दोनों बराबर हो जाए, तो एक तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं, एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग क्या बोले थे, एक और Y से रिप्लेस कर सकते हैं, तो Y इज इक्वल टू C प्लस S भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या बोला गया, एक बात ये समझो कि बात क्या बोली गई, बात तो बहुत फतेह की बोली गई भाई, इसको डायग्राम में रट जाना। पहले क्या बोला गया, ये देखो, पहले यहाँ क्या समझ रहे हैं हम लोग, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाला अप्रोच। यहाँ पर शुरुआत में क्या बोला गया भाई, ये जो एग्रीगेट सप्लाई है ना या फिर इनकम है, हम लोग क्या बोला अभी कि एग्रीगेट सप्लाई को ही इनकम बोलते हैं
और इनकम को ही हम लोग सी प्लस एस बोलते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई भी सी प्लस एस और वाई इज इक्वल टू भी सी प्लस एस। क्लियर, डन। अब यहाँ पर शुरुआत में इनकम जो होगा 45 डिग्री पर हो गया। अब जो होगा, एक तो हम कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर सी आ गया। अब जितना ये कंजम्पशन ऐड होता चला जाएगा तो इससे क्या बनेगा, एग्रीगेट डिमांड। और जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ एग्रीगेट डिमांड ये वाला और इस पॉइंट पर हो रहा है ना एग्रीगेट डिमांड, तो इक्विलिब्रियम स्थिति पर आ गया। बस 3 लाइन याद करना, एक तो कंजम्पशन वाला लाइन, और जब कंजम्पशन ऐड हो जाएगा इस वाले इनकम में तो एक तरीके से क्या होगा, आगे चलकर जो एक लाइन बनेगा एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि यहाँ सी ऐड हो रहा है, देखो यहाँ पर सी प्लस आई ऐड हो रहा है, तो सी प्लस आई ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट, जब यहाँ सी इज इक्वल टू वाई हो रहा है तो एक तरीके से जो अगला पॉइंट बनेगा ऊपर वाली लाइन का वो इक्विलिब्रियम स्टेज देखने को मिलेगा। तो वो अप्रोच के थ्रू क्या हो गया, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। बस ये लिखना है, ये लिखना है, ये डायग्राम बनाना है। अगर आपको आ गया क्या कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई से इक्विलिब्रियम प्रूफ करिए। क्लियर। अब आगे देखो भाई, जो दूसरा अप्रोच है, दूसरा अप्रोच क्या, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अभी हमने देखा भाई सिंपल सा एक लॉजिक एक समझो कि सेविंग एक देश का तभी बढ़ता है जब उस देश का जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब सेविंग बढ़ता है तो उस देश का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है कि नहीं। तो जितना भी प्लान्ड सेविंग है अगर वो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के बराबर है तब हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, संतुलन में। कि हाँ भाई जितना लोग ना सेव कर रहे हैं ना उतना सारा इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये बात हमें नोट, ओनली द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज टू बी कंसिडर्ड अंडर दिस अप्रोच। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को ही हम लोग, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब ऊपर जा रहा नीचे जा रहा उसको नहीं देखेंगे, मतलब हमने इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट से कभी भी एस इज इक्वल टू आई नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए सरकार का रोल अपने आप में ही बढ़ जाता है अगर आपको इकोनॉमी की संतुलन बना के रखनी है। तो यहाँ पर क्या बोला कि भाई हमने देखा था कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये वाला लाइन, इनकम चाहे कुछ भी हो कांस्टेंट होगा। और जो हमने सेविंग वाला देखा था, सेविंग फंक्शन में देखा था जो लाइन, तो सेविंग फंक्शन वाला अगर पता हो आपको तो हमने नीचे से देखा था, जीरो से यहाँ पर नेगेटिव गया ना, माइनस एस ऑटोनोमस, यहाँ माइनस हो गया, ये माइनस एस ऑटोनोमस, देख रहे हो। उसके बाद यहाँ पर जिस पॉइंट पर देखो, यहाँ पर ये सेविंग का लाइन गया और ये हमारा इन्वेस्टमेंट का लाइन गया, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो ये कौन सा स्थिति में, इक्विलिब्रियम में। बस दोनों डायग्राम याद हो गया, क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं करोगे, डायग्राम बना दोगे 3 नंबर दे देगा अगर ढंग से थोड़ा सा समझ गए इसको। तो आई बात समझ में, और इतना अगर लिख देगा तो 4 का 4 नंबर मिल जाएगा। समझ में आ गया। याद रखना कि इधर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को रखना जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट बना रहे हो, और अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बना रहे हो तो इधर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, इधर हमेशा नीचे इनकम एंड आउटपुट होगा, इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, या इनकम भी लिख दोगे काम चल जाएगा, इनकम भी अगर लिख दोगे तो काम चल जाएगा, और आप लोगों को काम ही चलाना है। आगे आ जाते हैं, क्या इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो सकता है, क्या जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो सकता है, बिल्कुल शिफ्ट हो सकता है। कभी इक्विलिब्रियम बढ़ भी सकता है, कभी इक्विलिब्रियम घट भी सकता है भाई। तो ये कौन सी स्थिति में होगा वो समझो, ठीक है। यहाँ देखो, इन एन इकोनॉमी द फ्लो ऑफ इनकम शिफ्ट्स ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा तो एक तरीके से इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा। कब शिफ्ट करेगा, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब इकोनॉमी में जब बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है, मतलब तो इंजेक्ट किया जा रहा है पैसा भाई इकोनॉमी में, इसका मतलब क्या है कि वो शिफ्ट होगा। और दूसरा कब होगा, जब इकोनॉमी से पैसा को निकाला जा रहा है, ठीक है। क्या किया जा रहा है, विड्रॉ किया जा रहा है। क्या किया जाएगा, या तो विड्रॉवल में जो होगा शिफ्ट होगा, या फिर आपको इंजेक्शन में। इंजेक्शन का मतलब क्या हो गया भाई, इकोनॉमी में फ्लो ऑफ मनी को बढ़ाना, ठीक है। फ्लो ऑफ मनी को क्या करना, बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड द इंजेक्शन। अगर इकोनॉमी से पैसा निकल के जा रहा है, लोग इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, तब एक तरीके से क्या हो गया, मतलब फ्लो ऑफ मनी क्या हो गया, घट गया। देख रहे हो, विड्रॉवल का मतलब हमने इकोनॉमी से पैसा निकाल लिया, जैसे बैंक से पैसा निकाल लिया, तो उसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि इकोनॉमी से अगर हमने पैसा निकाल लिया, आप खर्च नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि वहां फ्लो ऑफ मनी कम है, ठीक है। तो याद रखना, इंजेक्शन जो होता है, कभी भी अगर पैसा ज्यादा खर्च किया जाए,
मतलब इन्वेस्ट किया जा रहा है, इसका मतलब वो बूस्ट क्या करेगा, हमारे फ्लो ऑफ इनकम को। और जो लीकेज है, ठीक है, उसके लीकेज का मतलब विड्रॉवल, तो लीकेज की वजह से क्या होगा, फ्लो ऑफ मनी कम होगा। देख रहे हो, फ्लो ऑफ मनी कम होगा तो लोगों का इनकम भी कम होगा, जब फ्लो ऑफ मनी ज्यादा होगा तो एक तरीके से बस ये दोनों, इंजेक्शन से फ्लो ऑफ मनी बढ़ता है जिससे इनकम भी बढ़ता है, ठीक है। और फ्लो ऑफ मनी घटता कब है, जब हमने इकोनॉमी से पैसा निकाल लिया, जब कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है, ठीक है। शकल का बूम बूम वो एक आता था पहले, पता देखे। तो यहां से क्या हो गया, अगर फ्लो ऑफ मनी कम हुआ तो इनकम भी कम हो जाएगा। आई होप सो क्लियर एंड कट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो चीज मैं बता रहा हूँ क्या पढ़ेंगे, कि देयर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। ब्रॉडली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। एक होता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट पर इक्विलिब्रियम कैसे होगा, जो कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है, ठीक है। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा हो गया, ठीक है। एक होता है अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं, कम है। एक हो गया ना कि फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब जितने लोग, मतलब 50 लोग काम करना चाह रहे हैं उतने लोगों को काम मिला हुआ है, तब इक्विलिब्रियम कैसे होगा। एक है कि जब 50 लोग नहीं, अब 70 लोग काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, इतना भी फुल इक्विलिब्रियम हो गया है, लेकिन अब 70 लोग काम करने वाले हैं। एक है कि लोगों को काम ही नहीं मिला, 40 लोगों को काम ही मिला। तो 3 स्थिति में देखेंगे इक्विलिब्रियम कैसे इक्विलिब्रियम हो सकता है या कैसे वहां तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है, जिसको हम लोग समझेंगे कल या फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप लोग मजे से इसको पढ़िए और शानदार तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके चलिए, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत